दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या देश का समूचा सिस्टम फ्रॉड हो सकता है? उस फ्रॉड सिस्टम के जरिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का दावा किया जाता रहा हो, क्या वह भी फ्रॉड हो सकता है? और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अलग अलग योजनाओं और स्कीम का ऐलान किया जाता है, क्या वह भी फ्रॉड हो सकता है? और अगर वो फ्रॉड है तो फिर यकीन जानिए इस देश के भीतर में मरीजों के पास पैसे नहीं है, चाहे इस बात का ऐलान हो चला हो कि उन्हें मुफ्त इलाज मिल जाएगा। इलाज देने की स्थिति में अस्पताल नहीं होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और तो और जब समूची प्रक्रिया फ्रॉड होगी तो फिर इस देश के डॉक्टर भी कहां बचेंगे। और शायद इसीलिए बीते 50 दिनों में तकरीबन 270 डॉक्टरों ने जान गंवा दी। यानी जितने डॉक्टर हम हर बरस पैदा कर नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा डॉक्टरों की मौत इन 50 दिनों में हो गई जब कोविड की दूसरी लहर आई। और इसी प्रक्रिया में इस देश के भीतर में जो अलग अलग योजनाएं रेंग रही थी, उसके जरिए जिन राहत की बात की गई, पहले की गई, वह राहत भी कहीं नहीं थी। तो हमें लगता है कि आज सरकार की उस फाइल को खोलने की जरूरत है जिसके जरिए आप समझ पाएं इस देश में योजनाओं का ऐलान एक फ्रॉड व्यवस्था है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जब आप आंकड़ों को देखेंगे, सरकारी आंकड़ों को देखेंगे और उसके भीतर झांक कर जब उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे और आंकड़ों से ही अभिभूत हो जाएंगे कि कमाल हो गया, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या योजना भी आपको वाकई लगेगी कमाल की चीज है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2018 के सितंबर में रांची से जब इस बात का ऐलान किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत में शुरू की जा रही है, तो हर किसी ने तालियां बजाई थी। तालियां इसलिए बजी थी क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने वहां पर एक ओबामा केयर नाम से हेल्थ स्कीम शुरू की थी, जिसके दायरे में 2 से 2.5 करोड़ लोग आने वाले थे। वह स्कीम अभी भी अमेरिका में चल रही है, लेकिन 2018 में मोदी केयर या कहें आयुष्मान भारत या कहें प्रधानमंत्री आरोग्य सेवा योजना के तहत तकरीबन 10 करोड़ परिवारों को उसके दायरे में लाया गया। यानी 50 करोड़ लोगों को इस देश में यह कहकर राहत दे दी गई कि आपके लिए 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार कर रही है और हर एक बरस में आप 5 लाख का इलाज किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में भी, प्राइवेट अस्पताल में भी। आप जाएं, सिर्फ आयुष्मान भारत का कार्ड दे दें, उसके बाद आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन बीते 1 बरस के दौर में और खास तौर से बीते 2 महीने के दौर में इस आयुष्मान भारत की स्थिति है क्या? क्या यह बिल्कुल एक फ्रॉड मामला इस देश के भीतर में शुरू से चल रहा है, जो आंकड़ों की गुगली फेंक कर इस देश को मोह जाल में फंसाया गया और किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज है भी या नहीं है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सिस्टम काम करता है वह सिस्टम भी है कि नहीं है। और मौजूदा वक्त में जब उसकी परतें हमने जाननी चाहिए तो कई चीजें एक के बाद एक सामने आती चली गई। देश जितने भी डॉक्टर्स को पैदा नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा डॉक्टरों की मौतों की वजह जो है वह जिला स्तर पर और जिला अस्पताल से जुड़े हुए डॉक्टरों की मौतों की संख्या ने बतला दिया। 270 डॉक्टर्स की मौत बीते 50 दिनों में हो गई और बीते 1 बरस के भीतर में तकरीबन 1050 डॉक्टरों की मौत हुई। इस 2 महीने यानी 50 दिन के भीतर में बिहार में, जहां पर सबसे कम डॉक्टरों की मौजूदगी इस देश में अगर हर हिस्सों में बांटते चले जाइएगा तो बिहार और झारखंड ऐसे राज्य आते हैं जहां पर सबसे कम डॉक्टरों की नियुक्ति है, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में। वहां की स्थिति तो और बदहाल है। 78 बिहार में डॉक्टर बीते 50 दिनों में मर गए। उत्तर प्रदेश में 37 डॉक्टरों की मौत हो गई। दिल्ली में भी 28 डॉक्टर मरे हैं। तेलंगाना में भी 19 डॉक्टर मरे हैं। आंध्र प्रदेश में भी 22 डॉक्टर मरे हैं। पश्चिम बंगाल में भी 14 डॉक्टर मरे हैं। महाराष्ट्र में भी 14 डॉक्टरों की मौत हुई है। तमिलनाडु में भी 11 डॉक्टर मरे हैं। लेकिन 270 डॉक्टरों को गंवाने से माथे पर कोई शिकन अगर इस देश के तब नहीं आती हो कि इतने दिनों में वह 270 डॉक्टर बना नहीं सकता है क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तब आप क्या कहेंगे? इसका दूसरा सच यह भी है, इस देश को छोड़कर
दुनिया के दूसरे हिस्सों में डॉक्टरी करने वाले भारतीयों की संख्या कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि डॉक्टर ये महसूस करते हैं कि यहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर और अस्पताल का मतलब है मुनाफा कमाना। और उस मुनाफे के दायरे में सरकार एक स्कीम का जब ऐलान करती है कि हम आयुष्मान भारत ला रहे हैं और इसके तहत आपको 5 लाख तक का फ्री में इलाज मिल जाएगा इस देश के तकरीबन 50 करोड़ लोगों को, तो यह समझने की जरूरत है कि कितने प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर यह इलाज बीते 1 बरस में एक भी आयुष्मान कार्ड वाले को मिला होगा, और कितने सरकारी अस्पताल हैं जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस रूप में मौजूद है जो कि मरीजों को वह सुविधा दे सके जिसका जिक्र कोविड महामारी के दौर में किया जा रहा है। हमें लगता है इन परतों को खोलने की आज जरूरत इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों की मौत तो किसी को भी अंदर से हिला देगी। तो सोचिए मरीजों की क्या स्थिति होगी जिन्हें आयुष्मान भारत के तहत कार्ड भी दे दिया गया। और संयोग से आज ही इस बात की भी जानकारी निकल कर आई कि दरअसल कार्ड के लिए जो आपको चाहिए होता था आयुष्मान कार्ड, वो 30 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यानी मुफ्त में वो कार्ड दिया जाएगा। लेकिन मुफ्त में 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस का वो कार्ड कहां चलता है, सरकार इसकी जानकारी दे दे तो फिर मजा आ जाए। सरकार खुले तौर पर जब डीएम से बात करती है, मुख्यमंत्रियों से बात करती है, डॉक्टरों से बात करती है, तो उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती है कि वो सिर्फ बोलने का काम करेगी और इंप्लीमेंट करेगा कौन? सिस्टम तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, योजनाओं का ऐलान तो हवा में हो गया। तो हमें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का कच्चा चिट्ठा आज आपके सामने रख दिया जाए, क्योंकि इसके दायरे में 10 करोड़ घर यानी 50 करोड़ लोग और किसी भी परिवार में कितने भी व्यक्ति रहें सबको 5 लाख के सालाना इंश्योरेंस के कार्ड देने का जिक्र था। इसके दायरे में कुल अस्पतालों की संख्या जो थी वह 24,432 लाई गई। इसमें जो प्राइवेट अस्पताल थे उनकी संख्या ज्यादा यानी 56% थी, यानी 13,681 प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल 9,850। दूसरा सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, सरकारी अस्पताल 9,850 ही क्यों जोड़े गए, जबकि इस देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या सरकार के डॉक्यूमेंट के हिसाब से 25,000 है। इसका मतलब बहुत साफ है कि इस देश के 25,000 अस्पतालों की जो संख्या है वो सिर्फ कागज पर है, वहां पर इलाज संभव नहीं है, वहां पर सर्जरी नहीं हो पाएगी, वहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, वहां पर कैंसर का इलाज नहीं हो पाएगा, वहां पर आपके टखने नहीं जुड़ेंगे और वहां पर कोविड का इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने अपने तौर पर जो 25,778 सरकारी अस्पताल हैं उसमें से सिर्फ 9,850 अस्पतालों को ही माना कि यह काम के लायक है। उसके भीतर की हकीकत भी हम आपको बताएं उससे पहले यह समझ लीजिए कि जो 13,681 अस्पतालों को चुना गया कि आपको पैनल में जोड़ा जा रहा है, जो आप आयुष्मान भारत के मातहत जो भी इलाज होगा वहां पर आपको मुफ्त इलाज करना पड़ेगा। जो भी पैसा आएगा 5 लाख के भीतर में 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। और इसके मातहत एक जानकारी निकल कर आई कि दरअसल मई 2020 में यानी पिछले बरस 1 करोड़ इलाज किए गए इसी के तहत। ये सरकार के आंकड़े हैं कि 1 करोड़ लोगों का इलाज मई 2020 में हुआ था। और एक डाटा बताया गया, वो डाटा बताया गया कि 13,412 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति व्यक्ति पर 13,412 रुपए का बिल निकल कर आया। और प्राइवेट सेक्टर में ये 75% बिल प्राइवेट सेक्टर में चला गया, 25% सरकारी इलाज में चला गया। अब इसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। जब हमने प्राइवेट अस्पतालों से उस दौर की परिस्थितियों को जानना चाहा तो उनका बहुत साफ कहना था कि जो मरीजों का जो औसत खर्च है जो निकल कर आ रहा है वो सरकार की तरफ से जो दिया गया है वो 17,000 तक दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में 9,000 दिया गया है, लेकिन वहां 17,000 तक दिया गया। सवाल था कि क्या इतनी बड़ी तादाद में इलाज किया गया या एक ही इलाज को कई बार कई सेक्शंस में इलाज किया जाता है। जैसे अगर आपको घुटने बदलवाने हैं तो घुटने बदलवाने का बिल अगर 50,000 का आता है तो उसको उसी मरीज को 3 बार बुलाया जाता है और कहा जाता है तुम 17,000 दो, 3 बार बुलाएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा, 50,000 आ जाएंगे। तो कितने लोगों का इलाज हुआ, यह एक बेसिक लकीर दिमाग में आप याद रखिएगा।
क्योंकि इसके बाद जब कोविड काल शुरू होता है तो अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक इस देश के भीतर में सरकार कहती है कि हमने 4 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवा दिया, लगभग 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट भी करा दिया, यानी टोटल हो गए 14 लाख। लेकिन अगर आप मानकर चलिए सिर्फ 4 लाख लोगों का जो इलाज हुआ है उस पर जो सरकार का खर्च हुआ वो सिर्फ 12 करोड़ का है, यानी 4 लाख लोगों पर प्रति खर्चा जो आया सिर्फ 300 रुपए आया। अब यहां पर सवाल आता है कि वो कौन सा अस्पताल है जो 300 रुपए में इलाज कर रहा था और 4 लाख लोगों का इलाज कर दिया, और उसके साथ साथ इसी दायरे में 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो गया। अगर कोरोना टेस्ट की भी कोई कीमत ली जाती है तो इन 14 लाख को जो जोड़िएगा तो प्रति मरीज आता है सिर्फ 83 रुपए। सवाल यह है कि सरकार ने अपने तौर पर, ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं दी कि इलाज में कितनी कीमत आएगी। जब 4 लाख लोगों के इलाज का जिक्र सरकार 14 अप्रैल 2021 तक 1 साल के भीतर में कर रही है और प्रति इलाज 83 से 85 नहीं बल्कि 300 रुपए तक आ रहा है सिर्फ 4 लाख का, जबकि सरकार ने जो कीमत तय की उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा है कि अगर आपको जनरल बेड भी मिलता है तो उसकी कीमत 2000 रुपए आपके खाते से जुड़ेगी। अगर आपको हार्ट डेंसिटी यूनिट बेड मिलता है तो वो 3000 रुपए का पड़ेगा, यानी प्राइवेट अस्पताल को भी 3000 रुपए ही मिलेंगे। आईसीयू बेड मिलेगा तो आपको 4000 में मिलेगा, आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर मिलेगा तो 5000 में मिलेगा। लेकिन यहां तो खर्चा सिर्फ 300 रुपए का है जो 4 लाख लोगों का इलाज किया गया। तो यह आंकड़ा कहां से आया? यह आंकड़ा आयुष्मान भारत के द्वारा दिया गया है। अब सवाल इसके बाद से शुरू होता है कि उस पीरियड में अगर आप चले जाइएगा तो इस देश के भीतर में तकरीबन 36 लाख सक्रिय मामले चल रहे थे। 2,70,000 से ज्यादा मौतें हो चली थी। और इस 1 साल के भीतर में खुद आयुष्मान भारत और अस्पतालों ने जानकारी दी, बाकी सारे इलाज आयुष्मान भारत के तहत नहीं हो रहे थे, चाहे वो मोतियाबिंद का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे डायलिसिस का हो, चाहे सिजेरियन बच्चा पैदा करने का हो, चाहे बच्चों का इलाज हो, कुछ भी नहीं हो रहा था। सिर्फ कोविड का इलाज हो रहा था क्योंकि अस्पतालों के पास ऐसी स्ट्रेंथ ही नहीं थी। तब हमें लगा कि इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को टटोलने की जरूरत है, जिससे हम लोग समझ पाएं क्या वाकई आयुष्मान भारत नाम की कोई चीज इस देश में चलती है, और वो कार्ड जब आप लेकर जाते हैं तो अस्पताल में क्या वाकई इलाज मिल जाता है। क्योंकि इलाज की इतनी कम कीमत जो 12 करोड़ दिखाई गई, उसके भीतर का सच क्या होगा। हमने इसका भी प्रयास किया। मसलन उत्तर प्रदेश में जो कुल परिवार इसके दायरे में लाए गए उनकी संख्या लगभग 1.25 करोड़ है, और जो डॉक्टर्स और अस्पताल यहां पर लाए गए, अस्पतालों की संख्या तकरीबन 2600 अस्पताल हैं, जिसमें गवर्नमेंट के अस्पताल जो हैं 1103 है। लेकिन जब आप पूरे देश की स्थिति को एक राउंड देख लीजिए तब हम उत्तर प्रदेश पे आएंगे। इस पूरे देश के भीतर में जितनी बड़ी संख्या में अस्पताल जोड़े गए इस आयुष्मान भारत को लेकर, उनकी संख्या, उन अस्पतालों को लेकर सरकार का नजरिया क्या है, उसकी तादाद, यह समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि सरकार ने खुद 2005-06 में एक बात तय की थी कि हर अस्पताल के भीतर में कम से कम मरीजों की देखभाल के लिए एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, मरीजों के अधिकारों का पालन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, मरीजों की सेफ्टी पूरी होनी चाहिए। और इसीलिए उस समय बनाया गया था एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसके मातहत बनाया गया था नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। यह हमारा एक सिस्टम है, 2006 में बनाया गया था। हमने जब परखना शुरू किया कि इस देश के भीतर में कितने अस्पताल हैं और इन अस्पतालों की स्थिति क्या है, तो आपको जानकर ताजा डाटा हमारे सामने निकल कर आया। इस देश के भीतर में कुल आयुष्मान भारत से जुड़े हुए अस्पतालों की संख्या शुरू में 24,000 थी, आज की तारीख में यह 21,818 हो गई। इसमें से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल 11,839 है, प्राइवेट हॉस्पिटल कम हो गए। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा इतनी कम कीमत में हम इलाज नहीं कर सकते हैं। यह सामान्य दिनों की बात थी। कोविड के पीरियड में तो कोई आयुष्मान कार्ड को लेकर इलाज करने की स्थिति में ही नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब डिमांड हो गई अस्पतालों की तो अस्पताल वाले जान गए
कि यहां पर तो 50,000 से लेकर 50 लाख तक मांग लीजिए, मरीज की आर्थिक स्थिति देखकर लोग पैसा दे देंगे, तो ये कहां पर हम आयुष्मान कार्ड वालों को भर्ती करेंगे, जिसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसका भी रेंज तय कर रखा है। यानी किसी भी राज्य में इतने अस्पताल काम करेंगे, उस अस्पतालों के भीतर में आयुष्मान कार्ड कर ले जाने वालों की संख्या इतनी होगी और इनके ऊपर सरकार जो खर्च करेगी वह भी इतना होगा। आप कल्पना कर रहे हैं ये कौन सी स्थिति है? ये एक ऐसी योजना है जो कैसे लागू होगी इस देश में किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब इसके कुछ और पन्नों को अब खोलने की जरूरत है। हमने आपसे उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ परिवार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तकरीबन 1,103 सरकारी अस्पताल और 1,572 प्राइवेट अस्पताल। इसमें से जो गवर्नमेंट की जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जिसके पास कार्ड है, उसने सरकारी अस्पतालों में भी इस 1,103 अस्पतालों में से सिर्फ 31 को मान्यता दे रखी है। बाकी अस्पताल किसी काम के नहीं है कि वहां पर आपका इलाज उस लिहाज से हो जाएगा जो सरकार के मापदंड रहे हैं, 2006 से उन्होंने तय किया था। इसी तरीके से प्राइवेट अस्पताल में भी 1572 में से, उत्तर प्रदेश का हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, 104 को ही मान्यता है कि वहां पर इस तरह का इलाज हो पाएगा जो कि मरीजों को ठीक सुरक्षित बाहर ले आके रख दे। यह कमोवेश हर राज्य की स्थिति है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में जिनके पास कार्ड मौजूद है उनकी संख्या है 86 लाख, 86 लाख। हॉस्पिटल्स कुल हैं 2,549। जो टोटल पेशेंट्स हैं, जिसको कहते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन ऑथराइज्ड इन नंबर, इन हॉस्पिटल्स में कितने बड़े पेशेंट जा सकते हैं, उनकी संख्या बताई गई 3,04,369। इनके ऊपर जो सरकार खर्च करेगी वह सरकार खर्च करेगी 352 करोड़ रुपया। यानी इन 3 लाख का खर्चा अगर प्रति हेड आएगा तो 11,000 रुपए प्रति हेड आप खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सवाल है, कोविड का इलाज उत्तर प्रदेश में हर अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल क्या 11,000 में करने को तैयार है? ये पहला सवाल है। और भी स्थिति ऐसा नहीं है कि इस देश के हर राज्य के पेशेंट्स को बराबरी तरीके से इस योजना के तहत आंका गया। इसी के तहत अगर जैसे ही आप बिहार का जिक्र कीजिएगा, यह पैसा और कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब यह है कि बिहार में लगभग 43 लाख लोगों के पास कार्ड है, 775 अस्पताल है। अस्पतालों में कुल संख्या जो पेशेंट्स की जाएगी वह तकरीबन 1,56,000 होगी। जो पैसा दिया जाएगा, ऑथराइज्ड अमाउंट जो है वह तकरीबन 154 करोड़ है, यानी प्रति पेशेंट 9,878 रुपए। यानी बिहार में 9,800 रुपए में इलाज हर किसी का करना है अगर वो आयुष्मान कार्ड के साथ वहां पर मौजूद है। तब यह स्थिति छत्तीसगढ़ में और कम हो जाती है। छत्तीसगढ़ में 8,664 रुपए में आपको इलाज करना है। सवाल यह था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में तकरीबन 25,659 रुपए में है। अगर आयुष्मान कार्ड आपके पास है और आप इलाज करना चाहते हैं तो प्रति पेशेंट जो है 25,000 रुपए आपके जरिए आपका इलाज हो जाएगा। उसके बाद ऑथराइज्ड नहीं किया जाता है। ये एक सिस्टम बनाया गया है इसके तहत, और हर स्टेट का इसी रूप में काम करता है, जिस लिहाज से सारी चीजें तय कर दी गई कि इसी लिहाज से काम होगा। अब जब हमने इसको परखना शुरू किया कि जितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के भीतर में जो बेड भी हैं, अगर टोटल बेड भी ले लें और वहां पर मौजूद टोटल सक्रिय बीमारी जिनको लगी हुई है उनकी संख्या को भी जोड़ दें, और सभी को अगर ये मानकर हम चलें कि सभी के पास आयुष्मान कार्ड है, जो कि गरीब परिवार से आते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति नाजुक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल बेड जो हैं उनकी संख्या तकरीबन 2,81,402 है। लेकिन इसमें उन बेड को भी जोड़ा गया है जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होते हैं, जो हेल्थ सब सेंटर में रहते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रहते हैं। जब प्रधानमंत्री इस देश के डीएम से बात कर रहे थे तो क्या उन्होंने ये सवाल किया कि आपके यहां जितनी बड़ी तादाद में आपके जिले में संक्रमितों की संख्या है उतने बेड भी आपके जिले में है या नहीं है? हर अस्पताल को आप जोड़ लीजिए और फिर बताइए। दूसरी स्थिति यह बताइए कि जो आयुष्मान योजना के तहत जो हमने रकम तय की है, क्या उस रकम में इलाज करा पाने की स्थिति में अस्पताल है या नहीं है? और इसके ठीक समानांतर जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनका इलाज कहां पर हो रहा है, उनकी संख्या कितनी है? क्या कोई रिसर्च किया गया है इस दौर में? कुछ भी नहीं किया गया है।
सिर्फ संवाद किया गया, बताया गया, पूछा गया, बस आप भिड़ जाइए। यह जो भिड़ने की परिस्थिति है, यह आपके फ्रॉड सिस्टम को छुपा लेता है। यह जो कहने की स्थिति, आप हम पे भरोसा कीजिए, यह आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को गायब कर देता है। और आप जब यह कहते हैं कि हम और आप साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उस योजना को भी हवा हवाई कर देते हैं, जिस योजना के तहत इस देश का नागरिक सोच रहा था कि हां, हमारे पास एक कार्ड है जिसके जरिए हम इलाज करा पाएंगे। क्योंकि हमारी जानकारी में ऐसे बहुत सारे आए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जानकारी जो आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें भोपाल में एक चिरायु अस्पताल है। उस चिरायु अस्पताल की महत्ता इसलिए बढ़ गई क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री भी वहां पर शामिल हो गए, उसमें इलाज कराने के लिए चले गए थे। कुछ दिन वो भी रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी भी। वहां पर एक लड़का पहुंचा अपनी मां को लेकर। उस लड़के का नाम योगेश बलवानी है। उसने घर के गहने गुड़ियां बेची और लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए की व्यवस्था की। मां का इलाज कराने पहुंचा। 1.5 से 3 लाख जब हो गया, उसके बाद और पैसे की मांग हुई तो उसने अपना कार्ड दिखा दिया और कहा कि मेरे पास तो आयुष्मान का कार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस है, आप क्या बोलो। उसने उसको बाहर कर दिया। अब आप सोचिए कि आयुष्मान कार्ड की महत्ता क्या है इस पूरे दौर में, खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में मरीजों की संख्या बढ़ गई, अस्पताल कम हो गए, अस्पताल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों के मद्देनजर क्या कुछ हो रहा होता। क्या किसी डीएम से प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपके जिले में सिलेंडर जो है वो कितनी कीमत का मिल रहा है, और जब सिलेंडर मिल रहा है तो जो दवाइयां हैं उसकी क्या कीमत है, जिंक, विटामिन सी, क्रोसिन, ये सब जब 10 से 100 रुपए की कीमत लगाई जाने लगी हो और अस्पतालों के भीतर में अस्पताल ही को अड्डा मान लिया जा रहा हो कोविड बीमारी का, क्योंकि वहां पर एक मरीज आता है तो उसके साथ 2 से 3 अटेंडेंट आ जाते हैं, क्योंकि अस्पताल के भीतर में अटेंडेंट तक नहीं है। अब यहां से जिस सिस्टम का जिक्र हम आपसे शुरू में करना चाह रहे थे, उसकी अब आखिर में बेसिक चीज पर आइए। इस देश के भीतर में 810 जिला अस्पताल है। 2018 में, यानी जिस वक्त कोविड का नाम और निशान नहीं था, उस वक्त यहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स की संख्या थी 22,827। आज की तारीख में डॉक्टरों की संख्या लगभग इस 3 साल के भीतर कम होते होते लगभग 20,000 के नीचे आ गई है। इतने डॉक्टरों ने छोड़ दीजिए, कम हो गए डॉक्टर। इसी दौर में जो पैरामेडिकल स्टाफ था, इसकी संख्या 2018 में 80,920 थी। आज की तारीख में यह कम, लगभग इसमें जो कमी आई है वो लगभग 7 से 8,000 की कमी आई है। इसका मतलब है अब सिर्फ 72-73 हजार पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं। यानी जिस समय बीमारी बढ़ गई उस समय स्टाफ खत्म हो गया। उसमें से बहुत से स्टाफ संक्रमित हैं, उसमें से बहुत से स्टाफ मर चुके हैं, और उसमें से बहुत सारे स्टाफ इस डर से छोड़ के चले गए कि अगर अस्पताल में रहेंगे तो मौत निश्चित है, घर में ही अपने आप को कैद कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। और जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो आखिरी बात, इस देश के भीतर में क्या वाकई कोई सिस्टम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई योजनाओं के ऐलान से पहले कोई सोच है? ये इसलिए क्योंकि 2005 में इस देश के ग्रामीण इलाकों में जो एलोपैथिक डॉक्टर हुआ करते थे 15 साल पहले, उनकी संख्या थी 20,308। आज की तारीख में सरकारी डाटा कहता है 28,516 है। यानी 15 साल के भीतर में 8,208 डॉक्टर बढ़ गए, यानी हर साल लगभग 547 डॉक्टर बढ़े हैं। यह इस देश का एक अनूठा सच है। और अगर स्पेशलिस्टों में आइएगा तो 3,550 स्पेशलिस्ट हुआ करते थे पूरे ग्रामीण भारत में 2005 में। आज की तारीख में वो बढ़कर 4,997 पहुंचे हैं। यानी हर साल हम सिर्फ 96 स्पेशलिस्टों को ग्रामीण भारत में भेज चुके हैं। लेकिन जब इसकी भी हमने जानकारी हासिल शुरू की, कुछ जिला, हमने भी कुछ डीएम से बात की और यह जानकारी हासिल करनी चाहिए कि जितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं अलग अलग रैंक में, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो, चाहे हेल्थ सब सेंटर में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, क्या उनकी तादाद में तो कोई कमी नहीं। रैंडमली हमने कुछ बात की, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जब जानकारी निकल कर आई तो डॉक्टरों की कमी इस दौर में हो गई है, क्योंकि बेसिकली डॉक्टर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन अस्पतालों में मौजूद नहीं, और कोविड वहां पर फैलते चला जाता है।
इससे बचने के लिए शायद इसीलिए आईएमए ने जब जिग लिस्ट जारी की, जिसमें इस बात का जिक्र था कि हमने बीते 50 दिनों के भीतर दूसरी लहर में 270 डॉक्टरों को गंवा दिया और पहली लहर में लगभग 700 से ज़्यादा डॉक्टरों को गंवाया था, तब एक सवाल यह भी निकल कर आया कि पहली बार इस देश के भीतर ऐसी परिस्थिति बन गई कि लोगों को अस्पतालों से अगर डर लगने लगे, डॉक्टर्स अगर अस्पताल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही पूरा ना मान रहे हो, तो फिर नौकरशाह इस देश को चलाएंगे तो कैसा चलाएंगे? प्रधानमंत्री अगर नौकरशाहों के आश्रय देश को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? और इस देश की सुप्रीम कोर्ट अगर टास्क फोर्स भी बनाएगी तो वह हॉस्पिटल के मालिकों को लेकर अगर एक टास्क फोर्स का निर्धारित कर देगी और वो तमाम प्राइवेट अस्पताल के मालिक जिनकी पहली और आखिरी स्थिति मुनाफा अस्पताल को कमाकर देना ही है, इसीलिए वो अस्पताल खड़े किए जाते हैं, इसीलिए दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो डॉक्टर्स भारत के गए हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, कुछ डॉक्टरों से जब हमने बात की, उन्होंने बोला कि इस देश के भीतर में डॉक्टर इलाज नहीं करता है, इस देश के भीतर में डॉक्टर उस अस्पताल की कमाई के लिए और अपनी कमाई के लिए सिर्फ ऑपरेशन करता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत है, तो फिर कहां से होगा इलाज? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।